नमस्कार मेरे नौजवान साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे तथा लगातार सीख रहे होंगे। मैं प्रेम, असिस्टेंट प्रोफेसर पीएसएमपीजी कॉलेज ज्योग्राफी डिपार्टमेंट कन्नौज आपका स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी विद प्रेम में। दोस्तों, नई शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत जो बीए फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस है आपका, उसमें आपका एक पेपर का दिया गया है को करिकुलर। ठीक है, तो यह आपका एमसीक्यू यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होता है। इसमें हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो में अभी तक 30 प्रश्नों पर विस्तृत चर्चा की है। ठीक है, तो चलिए आज शुरुआत करते हैं। हम कुछ अन्य प्रश्नों के बारे में चर्चा करते हुए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। हम आपको बार बार कह रहे हैं दोस्तों कि जो हम प्रश्नों के आंसर के साथ साथ उसका एक्सप्लेनेशन देते हैं, उन्हें आपको एक ही जगह पर नोट डाउन करते हुए चलना है और उनका बार बार रिवीजन करना है, ताकि होने वाली जो आगामी परीक्षा है उसमें आपको मदद मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्रश्न। दोस्तों, जो 31वें नंबर का प्रश्न है उसमें पूछा गया है कि ईसीजी का पूरा नाम क्या है। ठीक है, यानी फुल फॉर्म ऑफ ईसीजी। इसका ईसीजी का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ठीक है, और ईसीजी के द्वारा काम क्या होता है इसका, तो यह हृदय की धड़कन को मेजर करता है। यानी हृदय की धड़कन की माप किसके द्वारा की जाती है, तो ईसीजी के द्वारा की जाती है। आपने दोस्तों देखा होगा डॉक्टरों के पास कान में लगाकर एक रखते हैं जिसे हम आला के नाम से जानते हैं, वही दरअसल हमारा ईसीजी होता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम ही होता है। ठीक है, इसके बाद अगर हम और बात करें तो इसकी अगर खोज की बात करें तो डॉक्टर एंथोवेन, ईसीजी की खोज डॉक्टर एंथोवेन ने 1903 में की थी। ठीक है, इसीलिए इन्हें यानी एंथोवेन को 1924 में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। ठीक है, तो ये सारी जानकारी आपको एक ही जगह पर नोट डाउन करते हुए चलनी है। इसके बाद 32वें नंबर का प्रश्न है कि विटामिन ए सबसे अधिक निम्नलिखित में से किसमें मिलता है। ठीक है, तो इसका जो दोस्तों सही आंसर है वो आपका ए नंबर है, गाजर। गाजर खाने से सबसे अधिक विटामिन ए मिलता है। अगर हम फल की बात करें कि सबसे ज़्यादा विटामिन ए किस फल में होता है, तो उसका आंसर होगा आपका आम। ठीक है, तो ये चीज़ें भी आपको याद रखनी है कि विटामिन ए सबसे अधिक गाजर में मिलता है, फल की बात करें तो आम में मिलता है। खट्टे फलों में हमने बताया था आपको कि विटामिन सी की प्राप्ति होती है, तो नींबू में सी प्राप्त होता है। सेब में दोस्तों सी, विटामिन ई और B6, इतने सारे विटामिनों की प्राप्ति होती है, तो ये भी आपको याद रखना है। अगर विटामिन ए के वैज्ञानिक यानी साइंटिफिक नेम की बात करें तो इसका नाम होता है रेटिनाल। ठीक है, और विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है, तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अगले प्रश्न पर चर्चा करते हैं। 33वें नंबर का प्रश्न है कि विटामिन सी निम्नलिखित में से किस में पाया जाता है। हमने बताया था दोस्तों कि जो आपके खट्टे फल होते हैं उनमें विटामिन सी की प्राप्ति होती है। तो नींबू एक आपका खट्टा फल होता है, नींबू के साथ साथ आपका संतरा है। ठीक है, अमरूद है, मौसम्मी है, इन सब से भी आपको विटामिन सी की ही प्राप्ति होती है। ठीक है, विटामिन सी का अगर साइंटिफिक नाम की बात करें तो इसका होता है एस्कॉर्बिक एसिड, इसका वैज्ञानिक नाम है। ठीक है, और विटामिन सी की कमी से रोग कौन सा होता है, तो वो होता है स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से ही होता है। चलिए आगे देखते हैं। पशु जगत के खाद्य पदार्थ क्या हैं, यानी ऐसे कौन से खाद्य पदार्थ हैं
यानी कि फूड हैं, फूड आइटम्स हैं जो हमें पशुओं से प्राप्त होते हैं। तो इनसे प्राप्त होने वाले प्रमुख हैं जैसे कि मछली, मांस और अंडा। मछली, मांस और अंडा हमें पशुओं से ही प्राप्त होते हैं, तो इसके बारे में भी आपको जानकारी रखनी है। अगर इसी ऑप्शन में हम देखें कि प्रोटीन का सबसे प्रमुख स्रोत क्या है, तो दालें और सोयाबीन और सेम, इनसे हमें प्रोटीन की अधिक मात्रा में प्राप्ति होती है। ठीक है, आगे देखते हैं। 35वें नंबर का प्रश्न है आपका कि वायु द्वारा फैलने वाले रोग कौन कौन से हैं, यानी ऐसे कौन कौन से रोग हैं जो वायु के द्वारा फैलते हैं। हमने पिछले वीडियो में भी चर्चा की थी कि वायु प्रदूषण के द्वारा कौन कौन से रोग फैलते हैं, तो हम यहाँ पर भी देख लेते हैं कि वायु के द्वारा कौन कौन से रोग फैलते हैं। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है आपका हैजा। ये आपका सही आंसर है। सॉरी, हैजा नहीं, चेचक। चेचक ये वायु द्वारा फैलने वाला रोग है, और जो हैजा होता है दोस्तों वो पानी से फैलता है, ये भी आपको याद रखना है। प्लेग ये जीवाणु द्वारा होने वाला रोग है, ये भी आपको याद रखना है। और बेरी आपको पता है कि विटामिन बी की कमी से होता है, विटामिन बी की कमी से बेरी रोग हो जाता है। ठीक है, वायु के द्वारा फैलने वाले रोगों के बारे में अगर हम चर्चा करें तो एक तो चेचक हो गया, इसके अलावा दोस्तों आपका होता है खसरा, अस्थमा, काली खांसी और डिफ्थीरिया। डिफ्थीरिया भी आपका दोस्तों वायु के द्वारा ही होता है। तो इन रोगों के बारे में भी आपको लिख लेना है। तो आप समझ गए कि वायु के द्वारा फैलने वाले रोग कौन से हैं। चेचक है, खसरा है, डिप्थीरिया, अस्थमा और काली खांसी, ये प्रमुख वायु के द्वारा फैलने वाले रोग हैं। जबकि पानी के द्वारा, पानी गंदा होने पर कौन सा होता है, तो हैजा नामक बीमारी होती है। बेरी B1 यानी विटामिन बी की कमी से बेरी होता है। अगला क्वेश्चन है 36 का कि नियासिन की कमी से क्या होता है। ठीक है, नियासिन की कमी से क्या होता है, तो नियासिन की कमी से बेरी रोग हो जाता है। सॉरी, नियासिन की कमी से दोस्तों जो रोग होता है उसका नाम है प्लाग्रा। प्लाग्रा नियासिन की कमी से होने वाला रोग है, और नियासिन B1 का जो आपका नियासिन है ये B3 का वैज्ञानिक नाम है, ये आपको याद रखना है। तो यानी कि B3 यानी कि नियासिन की कमी से आपका प्लाग्रा रोग होता है। ठीक है, नियासिन B3 विटामिन का वैज्ञानिक नाम है। इसके अलावा अगर हम और बात करें कि स्कर्वी ये किस विटामिन की कमी से होता है, तो विटामिन C की कमी से होता है। बेरी आपको पता है कि विटामिन B की कमी से बेरी रोग होता है। डेंगू आपको पता है कि मच्छर के काटने से फैलता है, तो ये भी आपको याद रखना है। आगे बात करते हैं हम कि कोलोस्ट्रम में अधिक मात्रा में होता है। कोलोस्ट्रम में अधिक मात्रा में क्या होता है, तो कोलोस्ट्रम में दोस्तों खनिज लवण सबसे अधिक मात्रा में होते हैं। ठीक है, कोलोस्ट्रम के बारे में और चर्चा करें तो हम पाते हैं कि कोलोस्ट्रम होता क्या है। दोस्तों कोलोस्ट्रम पोषण युक्त एक दूध है यानी मिल्क है, जो सबसे अधिक जो गर्भवती महिलाएं होती हैं, या कह सकते हैं कि जिन महिलाओं ने अभी अभी बच्चों को जन्म दिया है, वे जब अपने बच्चों को स्तनपान कराती हैं यानी कि दूध पिलाती हैं, तो उन माँओं के दूध में सबसे अधिक कोलेस्ट्रम की मात्रा होती है। ठीक है, और कोलेस्ट्रम में सबसे अधिक क्या होता है, तो खनिज लवण होते हैं। इसीलिए प्रथम 6 महीने बच्चे के जन्म के बाद माँ के दूध का ही सेवन कराना चाहिए, जो उसे पूरे जीवन उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बनाए रखता है। ठीक है, इसी प्रश्न पर और बात करें तो विटामिन बी जो है इसका साइंटिफिक जो नेम होता है वो होता है आपका थायमिन।
विटामिन बी का वैज्ञानिक नाम थायमिन है और इसकी कमी से बेरी रोग होता है, ये हमने आपको बताया था। ठीक है, विटामिन ए की बात करें तो इसका साइंटिफिक नेम रेटिनाल है, रेटिनाल। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, तो वो होता है आपका रतौंधी। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि संतृप्त वसीय अम्ल है यानी सैचुरेटेड फैटी एसिड कौन सा है। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से आपका ब्यूटेरिक अम्ल, पामटिक अम्ल और स्टीयरिक अम्ल ये सभी आपके संतृप्त वसीय अम्ल होते हैं। ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि ये सभी सैचुरेटेड फैटी एसिड हैं। ठीक है, इन तीनों के अलावा अगर हम और सैचुरेटेड वसीय अम्ल की बात करें कौन कौन से होते हैं, तो एक होता है आपका, यानी तीन तो ये हैं, इसके अलावा आपका होता है लॉरिक एसिड, ये भी संतृप्त वसीय अम्ल है। इसके अलावा इराचिडिक ये भी होता है। मिरिस्टिक ये भी आपका सैचुरेटेड फैटी एसिड ही होता है। तो इसका जो सही आंसर है वो डी है। इसके अलावा जो 39 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों कि भोजन में किस तत्व की कमी से एनीमिया होता है, यानी जो हम भोजन ग्रहण करते हैं अगर उसमें किस तत्व की कमी लगातार बनी रहती है तो एनीमिया नामक बीमारी हो जाती है। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों आपका वो है लौ, यानी कि अगर हमारे भोजन में आयरन की कमी है तो उससे कौन सी बीमारी हो जाएगी, एनीमिया नामक बीमारी हो जाएगी। ठीक है, इस पर और चर्चा करें तो प्रोटीन की कमी से आपको पता है कि कौन सा रोग होता है, वो होता है आपका क्वासिरकोर प्रोटीन की कमी से होता है। और इसकी खोज कब हुई थी, तो 1933 में हुई थी। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। वसा से सबसे अधिक हमें क्या प्राप्त होती है, तो ऊर्जा की प्राप्ति होती है। ठीक है, इसमें लगभग 9 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है, यानी 1 ग्राम अगर वसा है तो उससे 9 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। और अगर 1 ग्राम प्रोटीन की बात करें तो उससे 4 कैलोरी ऊर्जा की प्राप्ति होती है। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका 40 नंबर का कि जो मक्खी द्वारा फैलता है यानी कि मक्खी द्वारा होने वाले रोग का क्या नाम है। तो मक्खी के द्वारा जो होने वाला प्रमुख रोग है वो है आपका हैजा। हैजा रोग मक्खियों के द्वारा ही फैलता है। ठीक है, इसके साथ साथ गंदे पानी से भी हैजा फैलता है आपका। ठीक है, मलेरिया आपको पता है कि मच्छर के काटने से होता है। ठीक है, और जो प्लेग है आपका वो जीवाणु के द्वारा होता है, यानी जीवाणु द्वारा फैलने वाला रोग कौन सा है, प्लेग है। हैजा मक्खी के द्वारा फैलता है, यानी कि गंदे पानी से फैलता है। कहने का मतलब ये है कि जब मक्खी जो होती है वह गंदी जगह पर बैठती है और इसके बाद आपके भोजन में आकर के जब बैठती है तो उससे आपकी हैजा की बीमारी हो जाती है। ठीक है, इसके अलावा मक्खी के द्वारा फैलने वाले रोग कौन से हैं, तो इसके अलावा आपका डायरिया मक्खी के द्वारा ही होता है, जिसे आप दस्त भी कहते हो, यानी डायरिया को दस्त भी कहा जाता है। टाइफाइड भी मक्खी के द्वारा फैलने वाला रोग है। इसके साथ साथ पेचिस मतलब जिसे दोस्तों आप पीलिया भी कहते हो, पीलिया भी आपका मक्खियों के द्वारा फैलने वाला ही रोग है। तो मक्खी के द्वारा फैलने वाले रोग कौन से हैं, हैजा, डायरिया यानी कि दस्त, टाइफाइड, पेचिस और पीलिया ये मक्खी के द्वारा फैलने वाले प्रमुख रोग होते हैं। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो है बी नंबर। हैजा को आप इंग्लिश भी इसकी याद रखेंगे, कालरा कहते हैं। ठीक है, हैजा का दूसरा नाम क्या है, कालरा। तो ये भी आपको याद रखना है।
इसके बाद दोस्तों आपका जो अगला क्वेश्चन है वो है कि पोलियो वैक्सीन का आविष्कार कब हुआ था। ठीक है, इसका दोस्तों जो राइट आंसर है आपका वो है 1960 में, यानी कि डी नंबर। यानी पोलियो वैक्सीन का जो आविष्कार हुआ था 1960 में हुआ था। और इसका आविष्कार किया किसने था, तो उनका नाम था अल्बर्ट सेबिन। अल्बर्ट सेबिन महोदय ने पोलियो वैक्सीन का आविष्कार किया था। ठीक है, अगर हम बात करें कि पोलियो वायरस की खोज कब हुई थी, तो पोलियो वायरस की खोज 1908 में कार्ल लैंड स्टीनर महोदय ने की थी। ठीक है, देखो पोलियो वैक्सीन का आविष्कार तो अल्बर्ट सेबिन ने 1960 में किया था, लेकिन अगर हम बात करें कि पोलियो वायरस की खोज कब हुई थी तो 1908 में, और कार्ल लैंड स्टीनर महोदय ने की थी। ठीक है, पोलियो पर और बात करें अगर हम, तो पोलियो टीकाकरण आपने दोस्तों नारा सुना होगा, एक 2 बूंद जिंदगी के। ठीक है, यानी कि 2 बूंद घर घर में जाकर के पिलाया जाता था पहले। ठीक है, तो वो पोलियो टीकाकरण का हिस्सा था। भारत में पोलियो टीकाकरण की शुरुआत कब हुई थी, तो ये शुरू हुई थी 20 अक्टूबर 1995 को। भारत में पोलियो टीकाकरण की शुरुआत 20 अक्टूबर 1995 को शुरू हुआ था भारत में टीकाकरण। ठीक है, और भारत को 2014 में पोलियो मुक्त राष्ट्र घोषित किया गया। यानी भारत पोलियो मुक्त कब घोषित हुआ था, तो 2014 में घोषित हुआ था। लेकिन भारत में पोलियो टीकाकरण की शुरुआत कब हुई थी, तो 20 अक्टूबर 1995 को शुरू हुआ था। ठीक है, विश्व पोलियो दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व पोलियो दिवस कब मनाया जाता है, 24 अक्टूबर को। ठीक है, भारत को 2014 में पोलियो मुक्त घोषित किया गया था। भारत का ऐसा कौन सा राज्य था जो सबसे पहले पोलियो मुक्त हुआ था, तो उसका नाम है तमिलनाडु। यानी भारत का तमिलनाडु राज्य सबसे पहले पोलियो मुक्त हुआ था। और संपूर्ण भारत को पोलियो मुक्त कब घोषित किया गया था, 2014 में। ठीक है, तो इतनी सारी चीज़ें भी आपको याद रखनी है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका 42वें नंबर का, कि 1 ग्राम प्रोटीन में हमें कितनी कैलोरी प्रदान करती है। यानी 1 ग्राम प्रोटीन से हमें कितनी कैलोरी मिलती है। कैलोरी हम यहाँ पे बता दें कि ये ऊर्जा का मात्रक है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। तो 1 ग्राम प्रोटीन से हमें 4 कैलोरी ऊर्जा की प्राप्त होती है। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका सी नंबर। ठीक है, और जो 9 कैलोरी प्राप्त होता है वो वसा से प्राप्त होता है। यानी 1 ग्राम वसा से हमें 9 कैलोरी ऊर्जा की प्राप्ति होती है। ठीक है, और 1 ग्राम प्रोटीन से हमें 4 कैलोरी ऊर्जा की प्राप्ति होती है। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, इसके बाद 43वें नंबर का प्रश्न है आपका। 43वें नंबर का प्रश्न है कि अतिसार यानी इंग्लिश में से कहते हैं डायरिया। ठीक है, अतिसार का एक दूसरा नाम भी है दस्त। तो जो अतिसार का प्रमुख कारण क्या है, यानी अतिसार किसके कारण होता है, यानी डायरिया या दस्त किसके कारण होता है, तो वह विषाक्त जीवाणु यानी टॉक्सिक बैक्टीरिया और संक्रमण यानी इन्फेक्शन के कारण फैलता है। इतनी बातें आपको याद रखनी है कि डायरिया, अतिसार या दस्त किसके कारण होता है, तो जीवाणु यानी विषाक्त जीवाणु के कारण और संक्रमण के कारण होता है। जब दोस्तों किसी को दस्त होता है तो उसे बार बार उल्टी होती है और उसे बार बार वो लेटरिन जाता है। ठीक है,
यानी उल्टी और लेटरिन उसे लगातार होती है तो वो दस्त का ही प्रमुख लक्षण होता है। तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद 44वें नंबर का प्रश्न है कि अधिकतर एंजाइम बने होते हैं, यानी जो एंजाइम होते हैं आपके वो किसके बने होते हैं। तो जो एंजाइम होते हैं दोस्तों वो प्रोटीन के बने होते हैं। तो ये आपको याद रखना है कि एंजाइम किससे बने होते हैं, तो प्रोटीन से बने होते हैं। ठीक है। कार्बोहाइड्रेट और वसा से आपको पता है कि ऊर्जा की प्राप्ति होती है। 1 ग्राम वसा या कार्बोहाइड्रेट से हमें 9 कैलोरी ऊर्जा की प्राप्ति होती है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। विटामिन के की बात करें तो विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है, यानी किसी को अगर चोट लग जाती है तो रक्त लगातार बहता रहता है। ठीक है। ठीक है, अगर हम एंजाइम की बात करें तो जो एंजाइम है आपका, एंजाइम शब्द दोस्तों 1800 में विल्हेम कुहने ने दिया था। विल्हेम कुहने, एंजाइम शब्द 1800 में विल्हेम कुहने ने दिया था। और ये बना किससे होता है, तो सारे एंजाइम आपके प्रोटीन से ही बने होते हैं। इसके बाद 45वें नंबर का क्वेश्चन और आज का लास्ट प्रश्न है आपका दोस्तों कि संयुग्मित प्रोटीन का उदाहरण कौन सा है, यानी एग्जाम्पल ऑफ कंजुगेटेड प्रोटीन्स। तो इसका प्रमुख उदाहरण है आपका हीमोग्लोबिन। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, हीमोग्लोबिन दोस्तों ये वही तत्व है जो रक्त को लाल रंग प्रदान करता है। तो रक्त को लाल रंग कौन प्रदान करता है, हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन का प्रमुख कार्य क्या है, ऑक्सीजन को पूरे शरीर में लेकर जाना। ठीक है, और हीमोग्लोबिन का जो निर्माण है वो कहाँ पर होता है, तो वो होता है आपका अस्थि मज्जा में। हीमोग्लोबिन का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों और कुछ उदाहरण हम कंजुगेटेड प्रोटीन्स की अगर बात करें तो कई सारे हैं। जैसे आपका है लिपोप्रोटीन, लिपोप्रोटीन भी इसका कंजुगेटेड प्रोटीन्स है। इसके अलावा ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइको, इसके अलावा न्यूक्लियोप्रोटीन भी इसका उदाहरण है। इसके अलावा हेमोप्रोटीन, इसके अलावा फ्लेवोप्रोटीन, मेटालोप्रोटीन। ठीक है, इसके अलावा फाइटोक्रोम, ये भी आपका संयुग्मित प्रोटीन का उदाहरण है। साइटोक्रोम, ये भी आपका संयुग्मित प्रोटीन का उदाहरण है। इसके अलावा क्रोमोप्रोटीन भी आपका संयुग्मित प्रोटीन का ही उदाहरण है। तो दोस्तों आपको ये सारी चीज़ें जो आपको बताई जा रही हैं एक ही जगह पर आपको नोट डाउन करते हुए चलना है और इसका बार बार रिवीजन भी आपको करना है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने आपसे 15 क्वेश्चनों पर चर्चा की है, उसका फुल एक्सप्लेनेशन किया है, जिसको आपको एक ही जगह पर नोट डाउन करते हुए चलना है और बार बार रिवीजन करना है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ अन्य प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आप प्रसन्न रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और लगातार सीखते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।